गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज मैं इन सबको आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश करना, जिससे कि इसी बेस पर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने कभी आए तो आप उनको सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखो बच्चों, इसमें पूछा है कि आपको कोई संख्या दे रखी है, अब उस संख्या में नहीं पता है कि कौन सी है, तो उसमें से 1/2 घटाना है और जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसे हमें 1/2 से गुणा करना है। तो इस सब को सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब वो संख्या का हमें पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या है, तो हमने क्या मान ली, माना वह संख्या x है। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि उस संख्या में से, किस संख्या में से, जो हमने x मानी है उसमें से 1/2 घटाने। तो हमने क्या किया, जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा ही हमने 1/2 इसमें से घटा दिया है। तो उस संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करनी। हमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ है, हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ है। तो इसको हमने क्या किया है, 1/2 से गुणा कर दिया, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है इस वजह से। तो हमने 1/2 से इसमें गुणा कर दिया। देखो ये रहा, 1/2 से गुणा कर दिया इस परिणाम का। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि ये बजगुणा करते हैं, उस हिसाब से मैंने ये 2 से 8 काट दिया 4 बार। ठीक है बेटा, तो आगे क्या होगा इसमें, 1/4 तो ये हो गया। तो ये x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में माइनस के हाफ है, तो ये इधर माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो ये 1/4 पहले से दे रखा था, तो 1/4 प्लस हाफ, यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये टोटल करके क्या आंसर आ गया हमारा, 3/4। तो जो संख्या हमने x मानी थी वो क्या आ गई हमारी, 3/4। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ना, इसमें क्या पूछा है वो तुम स्टेप बाय स्टेप चलना। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसकी थ्योरी इतनी इजी होती है, उसकी लैंग्वेज इतनी इजी होती है कि वो सारे क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकोगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल, तरणताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के लंबाई, यानी कि एक आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इसकी लंबाई व चौड़ाई, इसमें 2 चीज़ पूछी हैं, तो हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। ठीक है बच्चों, अब ये आयताकार है, अब इसका परिमाप दे रखा है 154 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 154 मीटर। अब इसमें क्या पूछे दे रखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, तो यानी कि देखो इसमें जो लंबाई है, यानी कि ये लंबाई वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो ये हमने क्या कर लिया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको व्यवस्थित समीकरण के रूप में लिख दिया। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई। क्योंकि लंबाई हमारी क्या है x, चौड़ाई क्या है हमारी y, तो चौड़ाई का दुगना कितना हो गया 2y, और उससे 2 अधिक है तो प्लस के 2 कर दिया। अब दिया गया है क्या, परिमाप दे ही रखा है हमें। तो मैंने बताया था कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई y हो गई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 154। तो समीकरण 1 से, यानी यहाँ से x का मान हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यानी कि ये जो x का मान है वो हमने यहाँ पे रख दिया है।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में ये पूरी क्या है, y की फॉर्म में आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से ये y का मान निकल के आ गया। तो यानी हमारी चौड़ाई जो है वो क्या है, 25 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 25 मीटर। अब y का मान हमने किस में रख दिया, जो अपनी इक्वेशन बनाई थी, तो इक्वेशन में यहाँ पे y का मान रख दिया हमने। तो x का यानी लंबाई की हमारी क्या मान आ गया, 52 मीटर यानी 52 मीटर। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी इजी होती है कि इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी कोशिश से ही हमें पूरा समझ में आ जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/2 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या देखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, सम यानी समान, द्वे यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा जो होती है वो अलग होती है, उसकी माप अलग होती है। दो भुजाएं होंगी, उनकी एक जैसी माप होगी एक की, और जो तीसरी भुजा है उसकी अलग होगी। तो त्रिभुज का आधार यानी कि ये जो त्रिभुज का आधार है वो 4/3 दे रखा है। देखो जो, तो इसमें हमने मान लिया है कि ये जो आधार है ये आधार हो गया। अब इसकी दो भुजाएं समान हैं, हमने समान क्या मान ली, x मान ली, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान होती हैं। तो अगर x हमने एक मानी है तो दूसरी भी x ही होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, 2x मान ली। अब समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका परिमाप क्या होता है, क्योंकि परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि पूरा जो एरिया है उसकी माप, चारों तरफ से वो कितने एरिया में घिरा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, x प्लस 4/3 यानी x प्लस x कितनी हो गई, 2x। ठीक है, 2x प्लस 4/3। अब हमने क्या किया है, इसमें इसका परिमाप हमें दे ही रखा है, ये 4 सही 2/15। परिमाप हमने निकाल ही लिया कि x यानी एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो x प्लस 4/3 इक्वल टू ये 4 सही 2/15 है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 15 चौक 60। देखो इसको 15 चौक 60 और 2 62 यानी 62/15। इसको हमने सॉल्व कर लिया है नीचे। इसका एलसीएम लेके ये एलसीएम ले लिया है, इसमें हमने 3 से 15 5 टाइम्स काट दिया है हमने। अब ये टोटल सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसमें बहुत अच्छे से सॉल्व करके दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो तुम समझ ली ना। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7/5। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी एक भुजा यानी दो भुजाएं समान हैं ये और ये, तो ये कितनी कितनी की हैं, 7/5 और 7/5, दोनों का मान समान है। x का मान 7/5 आया तो दोनों ही 7/5 हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, जो दो संख्याएं हैं उनका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योग। अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं हमें नहीं पता है, तो हमने एक x मान ली और एक y मान ली। ठीक है, अब इनका योग कितना दे रखा है, 95। तो x प्लस y हमने क्या कर लिया, 95 के बराबर रख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो यानी ये वाली संख्या मान लो x, वो दूसरी से यानी कि y से कितनी अधिक है, 15, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से ये x प्लस वाई इक्वल टू 95 है, यहाँ पे x बराबर वाई प्लस 15 है, तो यहाँ से x का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये जो x का मान है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने जब x का मान रख दिया तो टोटल क्या निकल के आया, देखो यहाँ पे रखेंगे हम ये y प्लस 15 और ये एक y पहले से है ही है, तो ये आ गया हमारा निकल के टोटल, ये 2y हो गया 95। ये इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 40 करके आ गया। ठीक है, अब y का मान, ये जो y का मान है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 95। अब ये यहाँ पे y का मान 40 रख दिया तो x का मान कितना आ गया,
55। तो यानी कि हमारी दोनों संख्याएं निकल के आ गई, एक 55 है और एक है 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं हैं ज्ञात कीजिए। अब हमारी वो दो संख्याएं नहीं पता है कौन सी हैं, तो हमने मान ली हैं x व y हैं। अब इनका अनुपात दे रखा है 5/3, तो x बट्टे y बराबर कितना है 5/3। इस अनुपात का मतलब क्या है, बट्टे इन संख्याओं को बट्टी में ही लिखा जाता है, अपॉन में लिखा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इनमें क्या दे रखा है, इनमें अंतर 18 है, तो वो दो संख्या हमारी कौन सी हैं x व y, तो इनमें अंतर भी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 लिख दिया है। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y+18, ये आ गई y+18। अब यहाँ से ये जो x का मान है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रख के, ये देखो हमने यहाँ पे रख दिया है x/y बराबर कितना था 5/3, x का मान रख दिया हमने यहाँ पे। तो ये वज्र गुणा कर लिया है दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये करके ये पूरी y की फॉर्म में आ गया है, y का मान निकाल लिया है हमने। y का मान कितना आया 27। अब ये y का मान जो है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x/y = 5/3। अब यहाँ से x तो x है ही, ये रहा, y का मान रख दिया है 27 = 5/3। ये हमने काट पीट के हमने क्या निकाल लिया, x बराबर 45। ठीक है बच्चों, तुम्हारी दोनों संख्याएं निकल आई, एक 45 एक 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से होती हैं, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि 3 लगातार पूर्णांक, 2 लगातार पूर्णांक, तो हम यहाँ से x से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा x+1 और नेक्स्ट क्या होगा x+2, क्योंकि लगातार दे रखा है तो x+1 x+2। अब इन पूर्णांकों का योग कितना है 51, तो इन तीनों का योग हमने कर दिया है 51। ये जो पूर्णांक हमने माने थे उनके योग कर दिया है 51। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3x = कितना आ गया 48, ये तीनों ऐड करके ये सब, और ये x का मान कितना आ गया 16। तो हमने पूर्णांक क्या माने थे, एक तो ये माना था, एक ये माना था, एक ये माना था। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो ये तो x है, तो ये तो 16 के 16 ही होगा। यहाँ पे x+1 है, यानी 16 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 17 आ गया। यहाँ पे ये x+2 है, तो यानी 16 + 2 बराबर 18 आ गया। तो ये टोटल कितने आ गए, 16 17 18, ये लगातार हमारे 3 पूर्णांक हो गए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 8 के 3 लगातार गुणज, तो 8 के 3 लगातार गुणज कौन से होंगे, पहला होगा 8x, अब दूसरा क्या होगा उसका 8x + 8, एंड थर्ड कौन सा होगा हमारा 8x + 16। तो ये तीनों हमारे 8 के लगातार गुणज हो गए। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है कि अब ये है कि इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इन तीनों का योग कितना है 888, तो इन तीनों का योग हमने कर दिया है 888। अब ये टोटल हमने जोड़ के यहाँ पे क्या किया, ये टोटल जोड़ लिया, 8x 24x, 16 और 8 24, ये आ गया, टोटल करके x का मान 36 आ गया। अब यहाँ पे हमने 8 के, देखो 8 के 3 लगातार गुणज क्या माने थे 8x, 8x + 8, 8x + 16। तो यहाँ पे x का मान कितना निकला है 36, तो यहाँ भी सब जगह x का मान रख देना है। तो पहला क्या आ गया 288, 296, 304, ये हमारे आंसर आ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणांक करके योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अभी एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी 3 लगातार पूर्णांक मान पूछे थे, तो इसमें भी हमने क्या मान लिया x, x+1, x+2।
ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, इन्हें क्रमशः यानी इस 2 3 4 से गुणा करना है, यानी क्रमशः का मतलब इसमें 2 से करना है, इसमें 3 से करना है, इसमें 4 से करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो, इसमें 2 से करेंगे तो 2x आ गया, इसमें 3 से करेंगे तो 3x + 1 आ गया, इसमें x + 2 में 4 से करेंगे तो 4x + 2 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब उसमें पूछा है कि इन तीनों दिया गया है कि उनमें इन तीनों का योग कितना है, 74 है। तो ये हमने क्या किया, इन तीनों का योग कर लिया, 2x + 3x + 3 4x + 8, क्योंकि ये 3 का गुणा हम x + 1 से पूरे से करेंगे तो क्या आएगा, 3 का x से करेंगे तो 3x, 3 का 1 से करेंगे तो 3, तो ये आ गया 3x + 3। 4 का x से करेंगे तो 4x और 4 का 2 से करेंगे तो 8। तो ये इन तीनों का योग कर दिया हमने 74 के इक्वल में। इन सबको ऐड करके कितना आया, 9x = 63, x = कितना आ गया, 7। x का मान पूर्णांकों में रखने पर, हमने पूर्णांक क्या माना था, x + 1 x + 2। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे x का, तो कितना आ गया, 7। यहाँ पे क्या है, x + 1 यानी 7 + 1 यानी 8, और यहाँ पे x + 2 यानी 7 + 2 9। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 56 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो माना राहुल और हारून, राहुल की आयु कितनी है, x, हारून की कितनी है, y। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, x और y। अब इनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना दे रखा है, 5/7। तो देखो, इसकी आयु राहुल की और हारून की आयु का अनुपात कितना है, 5/7 दे रखा है। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसमें दे रखा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि जो राहुल की आयु है वो अब x है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। मान लो किसी की आज 7 साल की आयु है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 7 + 4, तो वो 4 साल बाद 11 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरीके से आज राहुल की आयु x है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 4। ऐसे ही हारून की वर्तमान आयु y है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 4। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब उनकी आयु का योग 56 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दिया है हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी आयु का योग 56 कर दिया है 4 साल बाद। अब इसमें क्या आ गया, x + y, यानी कि ये हम x + y और इनको ये 4 4 8, इधर पक्षांतरण जाके 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे किया है कि यहाँ पे जो देखो, इसको हम बजगुणा कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये करके अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, ये और ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें 7x - 5y है, यहाँ पे x + y है। अब इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, इन दोनों राशियों को सेम करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा y का मान कितना आ गया है, 28। ठीक है, यानी कि हारून की आयु कितनी है, 28। अब हमें y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि राहुल की आयु। ठीक है, तो हारून की आयु कितनी है, 28, और राहुल की कितनी है, 20। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो तुम पूछ लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी कि बालक की हमने मान ली x और बालिकाओं की मान ली y, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितनी है, तो इस वजह से बालकों की संख्या कितनी है, x और बालिकाओं की y।
अब इसमें दे रखा है कि इनका अनुपात यानी ये और ये इन दोनों का अनुपात कितना है 7/5। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है 7/5। ठीक है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बालकों की संख्या कितनी है x, और वो बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है y 8 अधिक है, यानी बालकों की संख्या हमने x मानी थी, बालिकाओं की संख्या हमने y मानी थी। तो ये बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो ये इक्वेशन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना ली है। अब समीकरण 2 से यानी इससे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा ये वाला समीकरण आ जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे यानी कि 20, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है 20। अब इस मान को हम इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वो हमारी लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी है 28। अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं तो x + y यानी कि 28 + 20 = 48। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, यानी कि बाईचुंग है उसके पापा जो हैं उसके दादाजी से यानी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे यानी कि बाईचुंग से उसके पिताजी कितने बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 ईयर्स है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब हमें इतना नहीं पता कि बाईचुंग की आयु कितनी है, उसके पिताजी की कितनी है और उसके दादाजी की हैं कितनी है, और यही हमें निकालना है। तो माना हमने बाईचुंग की कितनी मान ली x, बाईचुंग की आयु कितनी मान ली हमने x, उसके पिताजी की आयु कितनी हो गई y, उसके दादाजी की कितनी मान ली हमने z। इन तीनों की हमने आयु मान ली। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसके जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो यानी पिताजी की आयु कितनी है 22। अगर 22 में हमने 26 साल जोड़ दिए तो उसके दादाजी की आयु के बराबर हो गए। तो यानी y + 26 = z। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग आ गई, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ गई। अब हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकल के आएगी। इस स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि बाईचुंग के पिताजी उससे कितने बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं। तो यानी कि अगर हम बाईचुंग की आयु में 29 जोड़ दें तो उसके पिताजी की आयु हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बाईचुंग यानी x की आयु हमने मानी थी उसमें 29 ऐड कर दिया = उसके पिताजी की आयु निकल आई। अब इसमें क्या दे रखा है कि इन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है 135, यानी इन तीनों की आयु हमने कितनी मानी थी x y z। तो x + y + z = कितनी आएगी 135 आएगी। ठीक है। तो उनकी अब ये हमारी तीन इक्वेशन निकल के आ गई हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें समीकरण 3 में यानी ये जो टोटल आयु दे रखी है इनकी उसमें समीकरण 1 से तो z का मान रख देंगे। z का मान कितना आया था y + 26, यानी यहाँ पे y + 26 रख देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और समीकरण 2 से x का मान रख देंगे, यानी ये x का मान कितना आ जाएगा y - 29, क्योंकि ये इधर प्लस का है, ये पक्षांतरण करने पर इधर माइनस का हो जाएगा तो y - 29 आ जाएगा। ये हमने ऐसा क्यों किया कि इसमें समीकरण 3 में यानी इक्वेशन 3 में हमने इक्वेशन फर्स्ट से z का मान, इक्वेशन सेकंड से हमने x का मान, ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक ही फॉर्म में लाने के लिए, जिससे कि हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ये एक ही फॉर्म में आ गई है यानी y के रूप में आ गई है, तो हमने इस वजह से हमने एक ही चर के रूप में ये सब कुछ लिख दिया है। ये सब टोटल ऐड करके 3y - 3 = इतना आ गया, 3y = 138 आ गया और y = 46 आ गया, यानी कि उसके पिताजी की आयु कितनी आ गई, बाईचुंग के पिताजी की आयु 46 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था y + 26 = z। अब यहाँ पे उसके पिताजी की आयु कितनी आई थी 46 आई थी। 46 और 26 कितने हो गए
72, ये उसके दादाजी की आयु आ गई। अब समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है x + 29 = 22। तो यानी यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से हमने बाईचुंग की आयु निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो बाईचुंग की आयु 17, बाईचुंग के पिताजी की आयु 46, बाईचुंग के दादू की आयु 72। तो इस तरीके से इन तीनों की अलग अलग आयु निकल के आ चुकी हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो माना रवि की वर्तमान आयु x है। अब कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो मैंने बताया था कि अगर बाद की आयु बताई जाए, बाद की आयु पूछी जाए तो उसमें ऐड कर देती हैं। तो यानी 15 वर्ष बाद, यानी कि अब वर्तमान आयु x है, x में 15 जोड़ देंगे तो वो 15 वर्ष बाद आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो यानी 4x हो जाएगी। इसकी 4 गुनी तो होनी है उसकी वर्तमान आयु से, यानी वर्तमान आयु से 4 गुना। वर्तमान आयु 4x है और उससे 4 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। तो ये हमने यहाँ पे 4x लिख दिया। अब यहाँ पे पक्षांतरण करके क्या आ जाएगा? ये 3x = 15 आ जाएगा, x = 5 आ जाएगा। यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 5 है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके, अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में। यहाँ पे ये 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? तो वो संख्या हमें नहीं पता है कौन सी है। तो हमने परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं? x/y की फॉर्म में ही तो लिखते हैं, जहाँ पे y ≠ 0 होता है। तो हमने वो संख्या का क्या मान ली? x/y मान ली। अब परिमेय संख्या को, ये x/y संख्या परिमेय संख्या है, उसको 5/2 से गुणा करने पर, यानी x/y में 5/2 से गुणा करने पर और 2/3 जोड़ने पर, तो 2/3 हमने जोड़ दिया। क्या प्राप्त हो रहा है? -7/12। तो -7/12 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए जा रहे हैं। तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई? हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है हमें कि x/y को एक ही तरफ रखना है और सबको हमें सॉल्व कर लेना है, ये सब जो दे रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके -15/12 आ गया। अब ये x/y है, ये 5/2 है, ये 5/2 लिख दिया, -15/12। इससे हमने काट पीट के हमारा क्या आएगा? -1/2 आ जाएगा। तो वो परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी रूप के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या किया है? देखो इसमें किया है 100 रुपये का कितना अनुपात? 2, 50 का 3 और 10 का 5। इन तीनों का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5। और टोटल इनका मूल्य कितना दे रखा है? 4 लाख। तो इसमें 100 रुपये की नोट कितनी होंगे? देखो 100 रुपये की नोट का अनुपात ये दे रखा है 2। टोटल इन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 10। 5 और 3 8 और 2 10। तो ये 100 रुपये की नोट की हम नोट गिनेंगे, मतलब उनकी संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 बट्टे उस संख्या का अनुपात बट्टे कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कितना है? 10 आया है। ये 2 अनुपात, तो 2/10 इंटू 4 लाख, यानी टोटल राशि। तो ये 4 लाख आ गई। ये हमारा कितना आ गया? 80,000 आ गया। ऐसे 50 के नोट का निकालना है हमें। तो 50 के नोट का क्या करेंगे? 2:3:5 दे रखा था, उसमें से हमने ये 100 रुपये का निकाल लिया। अब बचा कितना हमारा? 50 रुपये का।
तो 50 रुपये का हम 3, तो ये 3 लिख दिया, बट्टे ये टोटल कितना था 10, तो ये 10 लिख दिया, इंटू 4 लाख, तो ये कितना आ गया 1,20,000 आ गया हमारा। ये 50 रुपये की नोट हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 10 रुपये की नोट देखो, तो ये 5/10 इंटू 4 लाख इंटू ये कितना आ गया 2 लाख आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कि मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 300 मूल्य है टोटल उनका, यानी उन 300 रुपये हैं टोटल मिलके। उनमें कितने कितने के सिक्के हैं, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के। 1 रुपये वाले 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 160। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो मैंने क्या मान लिया, देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो माना 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मैंने कितनी मान ली x। ठीक है, 5 रुपये वाले सिक्के जो हैं उनकी हमने मान ली x। अब इनसे तिगुनी संख्या जो है वो 2 रुपये वालों की है, तो 2 रुपये वालों की हमने तिगुनी कर दी इससे, क्योंकि ये हमने x मान ली है। इससे तिगुनी किसकी है 2 रुपये वालों की, तो ये तिगुनी कर दी। अब 1 रुपये वाली की हमने क्या मान ली y मान ली। अब हमने उसका मूल्य क्या दे रखा है तीनों सिक्कों का 300, तो इसका मूल्य क्या निकल आया 1 इंटू वाई, 2 इंटू 3x, 5 इंटू एक्स। तो ये हमने निकाल लिया। यहाँ से टोटल करके क्या आ गया y + 11x = 300 आ गया। अब इसमें दे रखा है कि कुल सिक्के कितनी हैं 160, तो y + 3x + x कितना आ गया 160 आ गए, यानी 3x और x कितनी हो गई 4x और प्लस ये y है ही, तो ये कितना आ गया 160 आ गया। अब इसमें ये क्या हो गया देखो कि इसमें ये टोटल आया था, एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करने पर x का मान हमारा आ गया 20, यानी कि जो हमारी 5 रुपये वाले सिक्के थे वो 20 थे। अब ये यहाँ पे x का मान रख दिया, तो ये कितने हो गए 60, क्योंकि 3x है, यहाँ पर x का मान 20 आया है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 60। ये हमारे कितने आ गए 2 रुपये के सिक्के आ गए। अब यहाँ से x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो हमारा y का मान आ जाएगा। y का मान कितना आ गया हमारा 80, यानी कि यहाँ पे ये जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 80 होंगे और 2 रुपये के सिक्के जो हैं वो हमारे 60 होंगे और 5 रुपये के सिक्के हैं वो हमारे 20 होंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये व विजेता को छोड़ के प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये के रूप में पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने क्या देखो किया है कि माना विजेताओं की संख्या हमने मान ली x और अन्य प्रतिभागियों की संख्या मान ली हमने y। तो इसमें क्या दे रखा था कि जो विजेता थे उनको 100 रुपये दिए जा रहे थे, इस वजह से हमने विजेताओं की संख्या में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। और विजेताओं को छोड़ के अन्य प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये दिए जा रहे थे, यानी ये अन्य प्रतिभागी 22 हैं, 22 में हमने 25 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उनको 25 रुपये दिए जा रहे थे। टोटल राशि कितनी थी दी गई 3000 थी। प्रतिभागी व अन्य विजेता व अन्य प्रतिभागियों के बीच में 3000 रुपये की राशि बांटी गई थी, इस वजह से हमने = 3000 रख दिया है। अब इसमें क्या दे रखा था कि विजेता व टोटल प्रतिभागी थे वो 63 थे, तो ये हमने x यानी विजेता और अन्य प्रतिभागी ये कितने थे टोटल 63, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या है 100x + 25y, इसमें x + y है,
अब इन दोनों को x की राशियों को हम समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया 100x और 100 का y से कराएंगे 100y और 63 से 100 का करेंगे तो 6300। ठीक है बच्चों, अब हमारी क्या क्या इक्वेशन आ गई, ये और ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, देखो ये इनका निशान चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तीनों माइनस के हो गए। अब ये दोनों कट जाएंगे। इसमें क्या करेंगे फिर हम, ये देखो ये माइनस के 100y है, ये प्लस के 25y है, तो कितने आ गए माइनस के 75y आ गई। ये 6300 है, ये 3000 हैं, तो माइनस के 6300 में 3000 जाएंगे तो ये कितनी आ गई, ये आ गए हमारे माइनस के 3300। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें यहाँ माइनस के 3300 में माइनस के 75 का भाग देखिए तो ये कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 63। यहाँ पे y का मान हमारा 44 आया है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 63 में से 44 गए तो 19। तो यानी हमारी देखो ये विजेता थे और ये अन्य प्रतिभागी थे। तो इस तरह हमारी दोनों की संख्या निकल के आ चुकी है। आज हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छी क्वेश्चन थे। आप घर पर करके देखना, एक बार और प्रैक्टिस करके देखना, और आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। और मैं यही आशा करती हूँ आपसे कि तुम अपने घर पर ये सब क्वेश्चन करके देखोगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।